क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसका एक शॉर्ट रिवीजन रहेगा। बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ। फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व में स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व के टॉपिक रहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये हमारे टॉपिक्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। वैसे इस चैप्टर में हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा ये क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? तो आप जानते हो कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर अगर हम कोई पृष्ठ रख दें तो उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरेगी उसे हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, इसके अंदर एक पृष्ठ है। पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के साथ, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कौन बना रहा है? थीटा। वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कौन बना रहा है? थीटा। ये क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ कौन बना रहा है? थीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे फाई बराबर बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस ये फॉर्मूला होता है। तो ये डॉट हटाएंगे तो हमें मिलेगा बी डी एस कॉस थीटा। ओके, ये जो थीटा है वो बी और डी एस के बीच यानी चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हमारा जो SI मात्रक आएगा, इसका SI मात्रक आएगा वो आ जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो ये मिला न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। या फिर हमें सीधा याद रखना है इसका मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर नहीं होता है, ध्यान रखना है। फिर हम इसका अन्य मात्रक और निकाले तो यहाँ से आ जाएगा टेस्ला और ये मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं हम, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे इसका विमीय सूत्र निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? वही फिर से फॉर्मूला बी डॉट डी एस। अब आप जानते हो बी को लिखेंगे F बराबर क्यू वी बी से, F बराबर क्यू वी बी से। तो हम जानते हैं यहाँ से B का हो जाएगा F बाई क्यू वी और इनटू ये क्षेत्रफल। F की विमा जो होती है M1 L1 T माइनस 2 होती है और क्षेत्रफल के लिए L2 हो जाएगा, आवेश के लिए A1 T1 और वेग के लिए मीटर पर सेकेंड यानी L1 बटा T1 गया ऊपर, हमें मिला M1 L, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से L2 मिला, T ये कैंसिल हो रहा है, T माइनस 2 A माइनस 1, ये हमारा विमीय सूत्र रहने वाला है M1 L2 T माइनस 2 A इनवर्स। ओके, ये जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है क्वांटिटी, तो वो हमें अदिश राशि मिलती है, ये आप जानते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश और इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा चुंबकीय फ्लक्स। एक वर्ताकार, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ताकार वलय दे रखी है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है और यदि यह वलय इतने चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है बी डॉट डी एस। यहाँ पे आपको B की वैल्यू रखनी है, पहले B की वैल्यू रखनी है। ये टेस्ला, मतलब टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का, यानी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पहले आ जाएगी, ये आ गई। ओके, वैसे डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये B की वैल्यू लिख दी हमने, फिर DS की वैल्यू, फिर DS की वैल्यू यानी क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल ये मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का ही होता है, ये यहाँ पे रखेंगे 3I प्लस J प्लस 2K इंटू K की 10 की पावर माइनस 2 है। ओके, तो हमें मिलेगा यहाँ से I का I से, I का I से होता है, K से 0 हो जाएगा, ये J के लिए कोई कंपोनेंट है ही नहीं, इनसे करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर K का करेंगे तो ओनली K से ही होगा। मीन्स देखो, सबसे पहले हम I का I से कर देते हैं, 6 मिला। ओके, फिर उसके बाद ये तो 0 हो जाएगा, इससे इसका दोनों से 0 हो जाएगा, फिर इसका हम करेंगे I से 0 मिलेगा, K का K से 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 रहा,
और 10 टू द पावर यहाँ पे -4 थी यहाँ, तो -4 और ये 2 इनका मल्टीप्लाई होगा तो -6। पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये दोनों के साथ आएगी ये पावर्स, तो हमने कॉमन ही ले लिया है, तो हमें मिला 2 × 10⁻⁻6। हमारे मात्रक होता है इसका, ये दे रखा है टेस्ला और इसका मीटर स्क्वायर, तो ये मिला हमें टेस्ला मीटर स्क्वायर, और वी कैन से वेबर भी कह सकते हैं। ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वर्ताकार कुंडली है जो चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी है, चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री कोण पर रखी है। इसका कुंडली का क्षेत्रफल जो है वो ये दे रखा है, और कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये कोई भी चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कुंडली रखी है, वो कुंडली 60 डिग्री के कोण पर रखी है। यानी याद हमें ये ध्यान रखना है कि जो कुंडली का तल है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कुंडली का तल ये वाला, ये जो कुंडली का प्लेन है, ये कुंडली का प्लेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, तो हम देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला होता है B.ds, ये फॉर्मूला होता है। ओके, डॉट हटाएंगे तो हमें मिलेगा BDS cos थीटा। अब आपको पता है ये जो थीटा होता है वो B और क्षेत्रफल सदिश इनके मध्य का होता है, B और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का। क्षेत्रफल सदिश सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये इस तरीके से अगर रखा हो, कोई कुंडली इस तरीके से रखी हो, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से होगा। और अगर हम जैसे अपन बेलनाकार आकृति देखें, इस तरीके की एक आकृति देखें, तो हम पाएंगे कि इसका क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुंडली के पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, ये हो गया, पृष्ठ के लंबवत हो गया। तो यहाँ पे थीटा जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री पृष्ठ के लंबवत है ना, ये पृष्ठ के लंबवत ये पूरा 90 होता है, तो 60 तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र के साथ। यानी क्षेत्रफल सदिश जो है ये ds वेक्टर, वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ अगर अपन 60 डिग्री लेते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें जो कोण लेना है वो क्षेत्रफल सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण लेना है। ओके, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁻3, क्षेत्रफल दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर में दे रखा है। यहाँ अगर सेंटीमीटर में हो तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, मतलब यहाँ पे देखिए एंगल दे रखा है 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, यानी √3/2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 √3 × 10⁻⁻3। फ्लक्स का मात्रक वही टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से हम फ्लक्स के क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको ये फ्लक्स के क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैराडे का प्रेरण नियम। जैसा कि हमने देखा 4th चैप्टर के अंदर, ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कराई तो उन्होंने पाया कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने एक चुंबकीय सुई को पास में लाके देखा, उसमें विक्षेप आता है। जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, तार में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप नहीं आता है। तो फिर फैराडे और हेनरी नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि विद्युत धारा जो है उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके? तो उसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, वो हमने समझ लिए हैं क्लास में। अब हम देखेंगे, शॉर्ट रिवीजन है हमारा वीडियो, तो हम फैराडे के नियम को समझेंगे। उन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए एक कुंडली है, ये एक चुंबक है,
ये किसी कुंडली के नज़दीक लाते हैं, किसी कुंडली के नज़दीक लाते हैं। कुंडली में कोई विद्युत स्रोत नहीं जुड़ा हुआ है, यानी गैल्वेनोमीटर ही लगा हुआ है, कोई बैटरी का स्रोत नहीं है, यहाँ पे बैटरी नहीं है। ये जब चुंबक इसके पास आएगा या चुंबक को इससे दूर ले जाते हैं तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर जो है एक करंट फ्लो होने लगती है, यहाँ इसमें विक्षेप आने लगता है। जब ये इसकी मूवमेंट को बंद कर देते हैं तो विक्षेप जो है वो नहीं आता है, विक्षेप शून्य विक्षेप होता है, अविक्षेप की स्थिति होती है। तो मतलब चुंबक की गति के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने नियम दे दिए अपने। नियम जो हैं, 2 नियम थे इनके, पहला नियम है और एक दूसरा नियम है। तो पहला नियम जो है वो क्या था, प्रथम नियम क्या था, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको ही वर्ड्स के अंदर लिख के बता दिया। पहला बताया कि जब भी किसी वायर से, जब भी किसी कुंडली से, या जो है इन्होंने बताया कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं तो उन्होंने देखा कि इसमें विद्युत वाहक बल बन रहा है जिससे करंट फ्लो हो रही है, प्रेरित धारा, धारा उत्पन्न की जा रही है, यानी प्रेरित धारा। तो फर्स्ट नियम दे दिया कि जब किसी कुंडली, ये चुंबक इसके पास जाएगा तो चुंबक के क्षेत्र बढ़ेगा, यानी बल रेखाएं प्रवेश करेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। बल रेखाएं किसी भी क्षेत्र में बढ़ती हैं तो वहाँ फ्लक्स बढ़ता है, चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। ओके, दूसरी बार जब चुंबक को दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स कम होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, दूर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, यानी फ्लक्स भी कम होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बन रहा है जिससे इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। पहला नियम ही दे दिया इन्होंने कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पहला नियम यही है। यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो उसमें एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। दूसरा नियम इनका ये है, इन्होंने देखा कि जब तक ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, यानी चुंबक का मूवमेंट चालू जितना रहेगा, चुंबक का मूवमेंट जब तक होता रहेगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा, और जितना मूवमेंट ज़्यादा उतना प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा। यानी इन्होंने बताया कि ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ये इनका सेकंड लॉ था। सेकंड क्या था, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, जितना फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। इसके बाद लेंज का नियम आता है। लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज हमने पढ़ा कि फैराडे का जो नियम था उसके अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n गुणा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रेरित धारा जो है वो किस प्रकार बहेगी, उसकी दिशा क्या होगी। ये कुंडली है, इस कुंडली में प्रेरित धारा जो बहेगी वो किस प्रकार बहेगी, उसकी दिशा क्या होगी, उसकी कोई जानकारी फैराडे के नियम से नहीं मिली। तो लेंज ने बताया कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। उस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह सदैव अपनी उत्पत्ति का क्या करेगी, विरोध करेगी। यानी उत्पत्ति फर्स्ट टाइम कैसे हो रही थी, चुंबक के पास आने से, चुंबक के पास आने से। जब चुंबक पास आएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर एक धारा उत्पन्न होगी, वो धारा क्या करेगी, इस चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का क्या करेगी, विरोध करेगी। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी, यानी उसकी विपरीत दिशा में होगी, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इसको हमने डिटेल्स में समझा था, अभी हम केवल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि लेंज के नियम से ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा भी आ गई हमारे पास। फिर ऊर्जा संरक्षण, यानी ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किस तरीके से, तो आप देखिए,
चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं, तब हमने देखा कि इसके अंदर धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक के फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी, यानी अपनी उत्पत्ति किस वजह से हो रही है? चुंबक के फ्लक्स में वृद्धि के कारण हो रही है, तो अपनी फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी, यानी उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो विरोध करेगी तो हमें इसको चुंबक को इसके पास ले जाने के लिए यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा, और किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी इसमें विद्युत धारा के रूप में संचित हो जाएगा। दूसरी बात ये, जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएंगे तो भी ये विरोध करेगा। चुंबक दूर जाने से चुंबक के फ्लक्स में कमी आएगी, और चुंबक के फ्लक्स में कमी या वृद्धि से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो अब की बार क्या हो रहा है? चुंबक के दूर जाने से चुंबक के फ्लक्स में कमी हो रही है, तो इसके अंदर प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि चुंबक के फ्लक्स में कमी का क्या करेगी? विरोध, यानी चुंबक के दूर जाने का विरोध होगा, दूर जाने का विरोध। ठीक है, इसलिए क्या है, तो हमें दूर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यांत्रिक कार्य, और किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, इसके लिए हम फॉर्मूले निकालेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि जो फैराडे और लेंज के नियम से फ्लक्स का फॉर्मूला मिला है, वो हमें मिला है d∅b/dt। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इस तरीके से लिखेंगे फैराडे लेंज नियम से। अब हमें धारा निकालनी है, तो धारा बराबर आपको पता है ओम के नियम से V बराबर IR होता है, I बराबर हो जाएगा V/R, यानी हमें करंट निकालनी है। तो करंट क्या हो जाएगा? V, यानी कि विद्युत वाहक बल बटा रेजिस्टेंस, कुंडली का प्रतिरोध मान लीजिए R है, तो I बराबर हमें मिल जाएगा -N d∅b/dt। dt नीचे आ जाएगा और R जो है नीचे ही है, तो ये हो गया हमारे धारा के लिए फॉर्मूला। ओके, अब हमें जो प्रेरित आवेश हैं उसके लिए निकालना है। इनका नाम प्रेरित इसलिए दे रहे हैं कि जो धारा जो है वो उत्पन्न की जा रही है, कोई विद्युत स्रोत नहीं जुड़ा हुआ था कुंडली में, इसलिए प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। आवेश क्या होगा? तो इसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि I बराबर होता है dq/dt, तो dq बराबर हो जाएगा I dt, और I हमारे पास है -N/R d∅b/dt इंटू ये dt से dt कैंसिल हो रहा है, dq बराबर मिल रहा है -N/R d∅b। ओके, हमें निकालना है आवेश, यानी इसका करेंगे समाकलन। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इधर वाला हो जाएगा Q, और -N/R ये कांस्टेंट है, फेरों की संख्या फिक्स रहती है कुंडली में जो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स है वो फिक्स है, और रेजिस्टेंस उसका फिक्स है, ये हमने बाहर ले लिए। तो यहाँ पे ये चुंबकीय फ्लक्स में तो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अब चुंबकीय फ्लक्स पहले मान लो ∅1 था, अब कितना हो गया? ∅2, यानी ∅b1 था और अब हो गया ∅b2। तो आप इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा ∅b। ओके, यहाँ पे हो जाएगा ∅b2 और अपॉन में है ∅b1। तो आप देखोगे कि -N/R ∅b2 -∅b1 मिला, यानी जो आवेश होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, जबकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे।